मानवाधिकार बोलते हैं उसकी जो दुर्दशा है, चाहे हम अपने गांव के आसपास देखें, बनारस में देखें या अपने देश या दुनिया में देखें, जो दुर्दशा है शायद किसी युग में इस तरह की दुर्दशा मनुष्य समाज इतना नीचे कभी नहीं गया था, उसकी संवेदनाएं इतनी कमजोर कभी नहीं हुई थी। साथियों, मुझे जो समझ में आता है कि मानवाधिकार, मानव की संवेदना, मानव मूल्य इतना कमजोर कैसे हो गया है। यही समाज, यही मनुष्य समय समय पे दुनिया में बहुत सारे विलक्षण, आज भी कुछ विलक्षण काम हो रहे हैं, लेकिन ये जो इतनी कमजोरी आ गई है क्यों? तो मुझे समझ में आता है कि आज की तारीख में जो हमारे आसपास दिखता है, ये जो लोग जिनकी रुचि है दुनिया पे कब्जा करने की, सत्ता पे कब्जा करने की, राजनीति में स्थापित होने की, उसके पीछे ये ताकत है। हमारे देश की ताकत भी है और दुनिया की ताकत भी इसमें लगी हुई है। इसलिए आज जो दुनिया में एक नफरत की खेती हो रही है, वो फसल लहलहा रही है। ये जो इस सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं, वो लोग काट रहे हैं और हम लोग तमाशगीर बने। सच में पूरा मनुष्य समाज तमाशगीर की तरह दिखता है। जो हमारे देश में, हमारे आसपास जो अल्पसंख्यकों की जो हालत है, जिस दशा में वो पहुंच गए हैं, अपनी पूजा पाठ भी नहीं कर सकते हैं, उनके गर्दन कलम किए जा रहे हैं, लेकिन हमारी संवेदनाएं नहीं जग रही। हम देख रहे हैं, अपने आसपास देख रहे हैं, हम आर्टिस्टों को दर्द होता होगा, लेकिन हमारे समाज में जो संवेदनाएं है, जो एक मूल्य है मनुष्य समाज का, वो नहीं जागृत हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों? अंग्रेजों ने दुनिया पे राज किया, लोग कहते थे उनका सूर्य नहीं अस्त होता था। आखिर क्यों? वो लोगों को बांट के राजकाज चला रहे थे। आज की तारीख में हमारे देश में जो सत्ता है, लोगों को लगातार बांट रही है और हमारा समाज तमाशगीर बना हुआ है। ये दुर्भाग्य है। हम ज्यादा बात नहीं करना चाहते। आप सब लोग परिवर्तन के कार्यकर्ता, जितने हमको चेहरे दिख रहे हैं, मैं मानता हूँ सारे के सारे लोग परिवर्तन के कार्यकर्ता हैं। और आज की तारीख में जो अपने को परिवर्तन का कार्यकर्ता कहता है, उसकी एक जिम्मेदारी है। मैं उस पर थोड़ी बात करना चाहता हूँ। हमारी, आपकी, सबकी जिम्मेदारी है कि अपने आसपास जो नफरत की फसल चल रही है, उग रही है, बढ़ रही है, कट रही है, उसको कैसे कमजोर किया जाए, उसको कैसे कमजोर किया जाए, इस पे विचार करें और कुछ कार्यक्रम बनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याय तक और मैं हूं कुमार विजय। आज 10 दिसंबर है, यानी कि मानवाधिकार दिवस, और आज हम वाराणसी के अंबेडकर पार्क में हैं, जहां एक तरफ संविधान निर्माता की मूर्ति, डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगी हुई है, दूसरी तरफ लगभग वाराणसी शहर के सभी महत्वपूर्ण मानवाधिकार कार्यकर्ता यहाँ एकजुट हुए हैं। तो आज देख रहे हैं कि मानवाधिकार पर किस तरीके के खतरे मंडरा रहे हैं, उस पर अपनी बात रख रहे हैं। तो हम यहाँ तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। आइए आपको मिलवाते हैं यहाँ के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं से। तो हमारे साथ इस शहर के बहुत ही महत्वपूर्ण मानवाधिकार कार्यकर्ता, जो लंबे समय से, यहाँ तक कि मैं कहूँ तो 20 साल पहले मेरी मुलाकात हुई थी वाराणसी आने पर फादर आनंद से, और आज हो रही है। तो इस लंबे समय से लगातार काम करते रहे, हम सब उनके काम को पढ़ते रहे। तो फादर आनंद से जानना चाहेंगे कि आज इस समय प्रदेश में, देश में और अपने शहर में मानवाधिकार की स्थिति क्या देख रहे हैं, किस तरह के मानवाधिकार पर खतरे महसूस कर रहे हैं? जी, आज मानवाधिकार दिवस पर आप सभी को, न्याय चक्र के सभी श्रोताओं को, दर्शकों को नमस्कार, अभिवादन। पूरे देश में और पूरे विश्व की का नजारा देखे
तो मानवाधिकार का उल्लंघन जहां कहीं दक्षिणपंथी विचारधारा बढ़ गई है वहां मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। अमेरिका की बात देखें तो जहां डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में वापस आने पर वहां पर भी मानवाधिकार का हनन होगा। दौलत, पैसा एक नया धर्म बन गया, विकास एक नया धर्म बन गया, और विकास और धन दौलत की बात करेंगे और वो धर्म की चाशनी में उसे परोसते हैं तो वो मानवाधिकार का हनन अवश्य होगा। यही चीज इस्राएल और गाजा पट्टी में, फिलिस्तीन में इसराइल का जो आतंक है वो ज़ायनिज़्म जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, तो यहूदियों का वर्चस्व, यहूदी धर्म का वर्चस्व बनाए रखने के लिए फिलिस्तीन के लोगों पर, जिनमें फिलिस्तीन में यहूदी भी है, ईसाई भी है, मुस्लिम भी है, सब लोग हैं, उन सब पर अत्याचार हो रहा है। हमारे देश में मणिपुर में कुकी समुदाय पर मैतेई समुदाय का इतना ज्यादा हमला हुआ, और वो भी केंद्र सरकार के समर्थन से और वहां के बीजेपी सरकार के समर्थन से। ये बीरेन सिंह जो है उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया नहीं जा रहा है, जबकि हजारों लोगों की हत्या हो गई और 70,000 लोग शरणार्थी शिविरों में हैं। हम उत्तर प्रदेश में देखे संभल में और अजमेर में एक समुदाय विशेष जो बहुसंख्यक समुदाय हैं, वहां जाके वहां के मस्जिदों पर, वहां के मजार पर कब्जा जमाना चाहता है अलग अलग तरीके से। तो वहां भी दक्षिण पंथ, कट्टरपंथी विचारधारा काम कर रहा है। हमारे बनारस में उदय प्रताप कॉलेज में इन दिनों जो घटनाएं हो रही है, जो तनाव खड़ा किया गया है एक झूठी बात पर कि वक्फ बोर्ड ने वहां दावा किया है, पूरी तरह से झूठ। और जबकि वक्फ बोर्ड ने, लखनऊ सुन्नी वक्फ बोर्ड ने स्पष्ट रूप से एक पत्र भेजा है 2021 के दिसंबर महीने में कि हमें, हमारा कोई दावा नहीं है, कुछ नहीं है। तो इस तरह का झूठ बोल के मानवाधिकार का हनन हो रहा है। तो पूरे देश में खास करके कमजोर तबके के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। जो समता और बराबरी, भाईचारा, न्याय, आजादी या स्वतंत्रता, बंधुता की बातें हम कहते हैं, ये सारी बातें, और खास करके कमजोरों के उत्थान की बात हम कहते हैं, इसका हनन हो रहा है। बस इसीलिए धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, नस्ल के नाम पर एक वर्ग दूसरे पर हावी होना चाहता है। हमारे अंदर का स्वार्थ और लालच इसमें काम कर रहा है। इसीलिए हम सबको ये नफरत के बदले प्रेम की बातें कहनी होगी, प्रेम को बढ़ाना होगा, और जो ध्रुवीकरण की बात जहाँ है वहाँ बंधुता को बढ़ाना होगा, तभी मानवाधिकार कायम होगा। नमस्कार। तो ये फादर आनंद थे जिन्होंने कई सूत्र अपनी इस बात में रखे। एक तरफ सबसे पहले उन्होंने इशारा कर दिया कि जब दक्षिणपंथी ताकतें बढ़ेंगी तो खतरे मानवाधिकार पर आएंगे, और उन खतरों से आज पूरे विश्व में कहीं न कहीं तमाम देश और भारत भी जूझ रहा है। और एक रास्ता भी दिखाया फादर आनंद ने अपने नाम के अनुरूप, जिस तरीके से पिता का कार्य होता, उन्होंने बता दिया कि प्रेम के रास्ते पर चलकर ही दुनिया को बचाया जा सकता है, समाज को बचाया जा सकता है। तो हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फादर। मानवाधिकार दिवस के अवसर पर तमाम सामाजिक कार्यकर्ता, मानवाधिकार कार्यकर्ता यहाँ अम्बेडकर पार्क में इकट्ठा हुए हैं। यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता संजीव सिंह भी हमारे साथ हैं। तो संजीव जी से मैं जानना चाहूंगा कि आज चाहे भारत हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, या फिर उनका अपना बनारस हो, तो मानवाधिकार के खतरे पूरे देश में कैसे देख रहे हैं? तो संजीव जी, आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है और उसको देख करके
उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरा देश और दुनिया में आज जो मानवीय सभ्यता के नाम पर नफरत, हिंसा, इसकी जो प्रेतबाधा छाई हुई है, इस डर से निकलने के लिए पूरी दुनिया का मानव जो एक सब समाज में जीना चाहता है संघर्षशील है। और उसी में हम आज बनारस के साथी भी, क्योंकि बनारस एक साधारण सांसद का संसदीय क्षेत्र नहीं है, देश के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। और अगर आज मानवाधिकार की बात की जाए तो जिस तरह से बनारस में पिछले 10 सालों में चाहे माँ गंगा के नाम पे उनके समर्थन में जो लोग खड़े, उनके साथ जो अमानवीय कृत्य किया गया, CNRC को लेकर किया गया, और आप तो उत्तर प्रदेश की सरकार ही जिस तरह से अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों के प्रति जिस तरह की भाषा संवैधानिक पद पे बैठे मंत्री ने बोला, मुख्यमंत्री ने बोला, प्रधानमंत्री ने बोला, तो आज ये सोचने का विषय कि क्या जो लोग संविधान की शपथ लेकर के आते हैं, सबको एक बराबर निगाह से देखने आते हैं, आज बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने खड़े हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की शपथ लेकर के जाते हैं, क्या वो भी आज मानवाधिकार मनाने लायक हैं? अगर मैं इस बात को कहता हूं कि अगर जो लोकतांत्रिक देश अपने देश में अल्पसंख्यकों को सुरक्षित नहीं रख सकता, तो माफ करिए, उसको अपने को लोकतांत्रिक कहने का कोई हक नहीं बनता। हम बांग्लादेश पे सवाल बराबर उठाएंगे। आज देश की सरकार चुप है, वहां पे हिंदुओं पे जो हमले हो रहे हैं बिल्कुल निंदनीय है, बहुत गंदी बात है, बहुत गलत बात है, लेकिन आज देश की सरकार चुप है। इसलिए नहीं बोल सकती कि जब भारत की सरकार, आप अपने ही देश में कपड़े से पहचान लोगे, कुत्ते का पिल्ला मर जाता है, जब आप कहोगे कटो बटोगे तो कटोगे, ऐसी भाषाएं बोली गई, मुसलमान आपका बेटी छीन ले जाएगा, ये कर ले जाएगा, तो जो ये भाषा बोली गई, तो आज देश का वो भारत जो पूरी दुनिया में इसकी भारतीयता की चर्चा होती है, हमारी संस्कृति की, आज वो संस्कृति कहाँ है? तो इस मानवाधिकार दिवस पे आप पत्रकार साथी हैं, आप सबका ह्यूमन राइट्स, आप सच दिखा दोगे, सच दिखाने वाले पत्रकार जेल के सलाखों के पीछे चले गए, तो पूरी तौर से आज ह्यूमन बीइंग नाम की चीज देश में समाप्त हो रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सम्मानित दर्शकों को कहना चाहता हूं कि आप केवल अपने घर की बाउंड्री पे नहीं, आज मानवाधिकार आने वाले दिनों में ये दिवस तभी सफल होगा जब हम सामने वाले मनुष्य को ये अपनी ही तरह सम्मान देंगे, अपनी ही तरह प्यार देंगे। और एक चीज तय है कि दुनिया नफरत पे नहीं चलती। अगर नफरत पे चलती होती तो मणिपुर आज 18 महीने से जल रहा है, नफरत पे चलती होती तो रूस यूक्रेन गवाह है, नफरत पे चलती होती तो फिलिस्तीन और इजराइल गवाह है। बिल्कुल ये देश अगर चलेगा तो गांधी और बौद्ध भगवान बुद्ध के दिखाए देश जो है उनके दिखाए दिशा पे चलेगा। हम यही उम्मीद करते हैं कि अगर भारत ने दुनिया को गांधी और बुद्ध दिया तो वही देते हैं संदेश, ये मानवता तभी जिंदा रहेगी जब शांति, प्रेम, मोहब्बत कायम हो। तो यहाँ संजीव सिंह जी भी वही बातें दोहरा रहे हैं जो और तमाम मानवाधिकार कार्यकर्ता कह रहे हैं कि देश में अमन चैन और अधिकार की बात करने की स्थिति नहीं रह गई है, बेमानी हो गया है। कहीं ना कहीं सत्ता द्वारा इस तरीके का माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि हम अपने देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अब उस सम्मान के साथ नहीं देखे जा रहे हैं जो कभी कह लेते थे वसुधैव कुटुंबकम, कहते थे मनुष्य को मनुष्य की स्तर पे देखे जाते थे। आज बल्कि यहाँ के राजनीतिक नेता बटोगे तो कटोगे जैसी बातें कर रहे हैं, या टोपी जूते से पहचानने की बात कर रहे हैं, लुंगी से पहचानने की बात कर रहे हैं। तो जो नफरत की बाढ़ यहाँ लगाई जा रही उसका दंश कहीं ना कहीं आज चाहे हमारे बांग्लादेश के हिंदू भाई हो उनको भी भुगतना पड़ रहा और दुनिया भर में कहीं ना कहीं हिंदू भारत का कद गिरा है। तो हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संजीव। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के नीचे आज ये जो तमाम मानवाधिकार कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं, इनको एकजुट करने में, यहाँ आमंत्रित करने में बड़ी भूमिका रही अनूप सुमित जी की, जिन्होंने आज मानवाधिकार दिवस पर उन तमाम दंशों को याद करने के लिए यहाँ तमाम कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया है कि किस तरीके से हमारा देश, हमारा शहर और हमारा राज्य आज मानवाधिकार के खतरों से जूझ रहा है। तो हम
अनूप श्रमिक जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि आज वो किस तरह के मानवाधिकार पर खतरे महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद साथी। देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है और लगभग मानवाधिकार अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन को भी 75 साल के आसपास हो चुके हैं, लेकिन आज पूरे विश्व का नैरेटिव आप देखेंगे तो किस तरह से चाहे यूनाइटेड नेशन का रोल हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय न्याय कोर्ट का मामला हो। अभी आप देखेंगे जो से फलस्तीन पे हमला पिछले 16 महीने से लगातार इजराइल उस पे अटैक की हुई है, यूक्रेन पे जो हमला है और अभी बांग्लादेश पे जो अल्पसंख्यकों पे हमला बढ़ा है, तो पूरी दुनिया में ये जो हमला बढ़ा है उसमें अगर आप देखेंगे जो सोचने की बात है कि यूनाइटेड नेशन का क्या रोल है, क्या अंतर्राष्ट्रीय अदालतों का रोल है। अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने बोल दिया कि रशिया के पुतिन के ऊपर हम मुकदमा दर्ज करते हैं, हम इजराइल के प्रधानमंत्री पे मुकदमा दर्ज करते हैं, उनकी गिरफ्तारी की जाए, लेकिन करेगा कौन गिरफ्तारी, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो ये जो बड़ी नेटवर्किंग एक दौर में जो चीजों की स्थापना हुई थी, चाहे यूनाइटेड नेशन की हुई थी, चाहे अंतर्राष्ट्रीय अदालतों की हुई थी, ये आज हास्यास्पद के तौर पे पहुंच गई है। तो मुझे लगता है ये सारे जो अंतर्राष्ट्रीय बड़े नेटवर्क थे, ये पूंजीवाद के इशारे पे उनके हाथ पे चले गए हैं, जिसका कारण है कि ये बिल्कुल कमजोर सा हो चुका है। पूरी दुनिया में उथल पुथल एक नया हिंसा का और युद्ध का स्थिति पैदा हो गया है। हर तरफ धर्म के आधार पे हिंसा इस तरह से बढ़ती जा रही है। तो मुझे लगता है कि एक ऊर्जा होनी चाहिए, पूरी क्रांति होनी चाहिए पूरी दुनिया में, कि कम से कम ये जो एक अंतर्राष्ट्रीय कमेटियां बनाई गई, चाहे यूनाइटेड नेशन का बनाया गया, चाहे अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का बनाया गया, इनको मजबूत होने की जरूरत है। जब तक ये मजबूत नहीं होंगे तो पूरी दुनिया में एक हम मैसेज नहीं भेज सकते। वही दूसरी तरफ अगर हम उसी परिप्रेक्ष्य में भारत फिर क्यों पीछे रहे, जब पूरी दुनिया में इस तरह का मैसेज जा रहा है, ये चुप पड़े हैं, यूनाइटेड नेशन बोलता भी है, विरोध भी कर रहा है, तो उसका कोई असर नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब है कि उसका असर डायरेक्ट भारत पे पड़ेगा। जिस तरह पूंजीवाद पूरी दुनिया को चला रहा है, उसका भारत को भी चला रहा है। तो ये भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो पिछले दो सालों से मणिपुर का मामला देख लीजिए, अभी संभल का मामला आपके सामने है, और लगातार पिछले एक दशक से हिंसा बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में देखा जाए फोकस करके तो दलितों और आदिवासियों पे हमले बढ़े हैं, उनके मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे हैं। भारत में पिछले 10 सालों से एक दशक में लगभग 40 लाख महिलाएं मिसिंग हैं। जो लोग यह बोल रहे हैं कि बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं पे हमला हो रहा है, तो मेरे भाई सही है, उसका विरोध किया जाए, लेकिन उसके बरक्स आपके देश में 40 लाख महिलाएं गायब हैं। अगर आप आबादी के हिसाब से उसको देखेंगे तो बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं की आबादी वो 40 लाख महिलाओं की आबादी की तुलना में आधी आबादी गायब है। और आपके देश में 40 लाख महिलाएं, वो हिंदू भी है, वो मुसलमान भी है, वो दलित भी है, वो ओबीसी भी है, वो फॉरवर्ड भी है। कोई मीडिया उसकी आवाज नहीं उठा रहा है। 40 लाख, ढेर सारे ऐसे देश हैं जिसकी उतनी आबादी होगी और यहाँ उस पे कोई चर्चा नहीं। तो आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के दिन हम सब ये कामना करते हैं कि भारत सहित पूरे विश्व में शांति का अपील हो, और जब तक हम मानवाधिकार को लेके पूरे देश में एक नई ऊर्जा, एक नई लड़ाई के साथ इसको आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, तो मुझे लगता है ये सार्थक नहीं होगा। और एक ये मैसेज है आज के दिन, हम लोग का प्रयास है कि कम से कम भारत में ये जो चाहे मणिपुर का मामला हो, चाहे भीमा कोरे गांव सहित को साथियों को फर्जी मुकदमों में जेल में रखा है पुलिस, यानी जेलों में क्या कहते हैं कि फर्जी मुकदमों में लोग सड़ रहे हैं, उनके जमानत के लिए कोई नहीं है। महिलाओं की स्थिति 40 लाख मैंने बताया किस तरह से है, थानों पे SC/ST के मुकदमे नहीं दर्ज हो रहे हैं। तो सब मिला के तमाम मसला ये सरकारों पे आती है, और सरकार खुद ही इस तरह से सुस्त पड़ी हुई है, और वो चाहती भी है कि इस तरह के मामले होते रहे। तो हम आज बात को थोड़ा सा रोकूंगा, अब ये जानना चाहूंगा कि आज इस यहाँ जो आयोजन किया है, इसमें आपके साथ कौन कौन से संगठन भागीदारी कर रहे हैं? इसमें बनारस के तमाम सामाजिक संगठन हैं, साझा संस्कृति मंच है जो लगातार इस तरह के मुद्दों पे पिछले 25 सालों से सक्रियता से काम कर रहा है, जो मानवाधिकार के मुद्दों पे पहल करते हैं, उनकी रक्षा के लिए पहल करते हैं। पूर्वांचल बहुजन मोर्चा ने भागीदारी की है इसमें, और नेशनल अलायंस फॉर सोशल जस्टिस की भागीदारी है। उसके अलावा कई तमाम संगठन इसमें समर्थन के लिए, कई मानवाधिकार कार्यकर्ता इसमें समर्थन के लिए यहाँ आए हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी, एक महत्वपूर्ण आयोजन करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ।
और अब हम यहाँ मिलवाते हैं पूरे आयोजन में, और तमाम लोग आए हुए हैं, उन सबसे भी मिलवाएंगे, बात करेंगे। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए और यहाँ के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यहाँ पर सारे मानवाधिकार कार्यकर्ता इकट्ठा हैं। देश भर में लोग मानवाधिकार के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन भारत में अगर मानवाधिकार की बात किया जाए तो 1993 में मानवाधिकार कानून बना और आप सबको जान करके हैरत होगी कि उस मानवाधिकार कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया जिससे कि मानवाधिकार का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सके। अगर कल इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस शेखर यादव ने विवादित टिप्पणी एक समुदाय के खिलाफ किया, ये भावना हाथ करने वाली टिप्पणी किया, इससे मानवाधिकार का हनन हुआ। देश में एक समुदाय विशेष के ऊपर हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पर जो सांप्रदायिक उन्माद का कार्यक्रम चल रहा है, ये मानवाधिकार हनन का मामला है। लेकिन मानवाधिकार एक्ट में अगर आपके खिलाफ किसी भी प्रकार का मानवाधिकार का हनन होता है तो संज्ञेय अपराध किस श्रेणी में आएगा कि असंज्ञेय अपराध किस श्रेणी में आएगा, वो जमानती अपराध होगा कि अजमानती अपराध होगा, इस प्रकार का कोई डिफिनेशन नहीं किया गया है। वो कहां पर किसके यहाँ उसका ट्रायल होगा। कानूनी रूप से तो एडीजे फर्स्ट को हर जगह पर नियुक्त कर दिया गया, लेकिन एडीजे फर्स्ट या जिला जज को भी इस बात की जानकारी नहीं है। तो बहुत सारे वक्ता हैं, हम इसी बात की संकल्पना के साथ हम मानवाधिकार को जिंदा रखने के लिए सतत प्रयासरत रहेंगे और कोर्ट कचहरी में जो भी मानवाधिकार का मसला रहेगा हम सतत लड़ेंगे। जिंदाबाद। आज मानवाधिकार दिवस है। हम 76 साल बाद हमारे इतिहास को देखते हैं तो ये नजर आता है कि क्या हमने जो मानवाधिकार के दिवस के दिन हमें प्राप्त हुआ है, न्याय, स्वतंत्रता और बराबरी का जो अधिकार है, आज हमारे लोगों को मिला है या नहीं है हमको पता है। हम गांव की और गांव के लोग जनता के साथ जब काम करते हैं, उनकी जो समस्याओं को देखते हैं, गांव के गरीब लोग हैं, महिला हैं, जो कामगार लोग हैं, तो हमको ये देखने को मिलता है कि जो अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है बराबरी का अधिकार। जो इसमें अधिकार सभी इंसान को है, चाहे गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जात का हो, धर्म का हो। लेकिन जो जिस स्थिति में हम लोग आज खड़े, इंसान को अमीर गरीब के नाम से और धर्म के नाम से, संप्रदाय के नाम से, जाति के आधार पर ये घोर उल्लंघन हमें देखने को मिल रहा है। एक छोटे से रिक्शे वाले से लेकर के और जिसका ई रिक्शा आने के बाद से रोजगार खत्म हुआ, फिर ई रिक्शे को हटा दिया, अब उसके बाद कैब चल रही है या मोटर बोट को हटा दे, वहां पे बोट को हटा करके बड़े बड़े क्रूज चल रहे हैं गंगा जी में। इस सारे मुद्दों को अगर आप जोड़ेंगे, सबके साथ की लड़ाई में हम लोग को लड़ना पड़ेगा, नहीं तो 5 किलो राशन की जो व्यवस्था है उसने सबको भ्रम में डाला हुआ है और वो इसी तरीके से भ्रम में डाल के अपना काम करते रहेंगे। और हम लोग इसी तरीके से साल में एक दिन जुटेंगे और 25-30 लोग 1 घंटा चलाएंगे, कुछ मोमबत्ती जलाएंगे, घर चले जाएंगे। इससे काम होने वाला नहीं है। थोड़ा सा और इसको निरंतरता बनाए रहने की जरूरत है। बस इतना ही कहूंगा। धन्यवाद। आप कुछ लिख दीजिए, उसकी रीच कम हो जाती है, आपको 4 फोन आने लगते हैं। जितने लोग बैठे हैं तमाम ऐसे लोग हैं कि जो कुछ लिखते होंगे और आए दिन ये झेलते होंगे। पुलिस के फोन आते होंगे, आईटी के फोन आते होंगे और जाने किसके किसके फोन आते होंगे। तो मानवाधिकार की बात करना आज के समय में बिल्कुल वैसा ही है कि हम सिर्फ बात कर पाते हैं, लेकिन उसके पक्ष में उसको कैसे मजबूत किया जाए उसका आज कोई उपाय नहीं रह गया है। उपाय बस यही रह गया है कि सब लोग मिल करके कुछ ऐसा तंत्र गढ़े, एकजुट हो करके कुछ ऐसी मांग करें कि खुले रूप से एक ही आवाज आए कि हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो मानव विरोधी हो,
हमें ऐसा तंत्र नहीं चाहिए जो मानव विरोधी हो, हमें ऐसा तंत्र चाहिए जो मानव प्रेमी हो, जो मनुष्य प्रेमी हो, जो प्रेम को प्रेम की नजर से देखता हो, जिसके अंदर नफरत नहीं हो। हमें नफरती सरकार नहीं चाहिए। तो ये आयोजन में के कुछ महत्वपूर्ण वक्ता थे जिन्होंने अपनी बात रखी। आज कहीं न कहीं एक महत्वपूर्ण चिंता का मामला है मानवाधिकार। पूरे दुनिया में मानवाधिकार पर तमाम खतरे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर वाराणसी के तमाम कार्यकर्ताओं ने खतरों पर चिंता जाहिर की। इस आयोजन में न्याय तक के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वास दो, तुम मुझको विश्वास दो, मैं तुमको विश्वास दूं। तुम मुझको विश्वास दो, मैं तुमको विश्वास दूं। प्रेम बिना ये जीवन तो अनजाना है, ये जीवन तो अनजाना है। प्रेम बिना ये जीवन तो अनजाना है, प्रेम बिना ये जीवन तो अनजाना है। सब अपने हैं कौन यहाँ बेगाना है, सब अपने हैं कौन यहाँ